Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर दैट इज़ टेंस. इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था वर्ब बेसिक वो हम कवर अप कर चुके हैं. आई थिंक 3 और 4 वीडियोज़ हैं, मतलब कुछ पार्ट्स में बनाए वो वर्ब बेसिक का. एंड उसके बाद में मैंने जो स्पॉट एरर वाले था, स्पॉटिंग एरर, वो ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ एंड वो मैंने डाल दी है. उसके रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं. इंस्टाग्राम हैंडल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. और इसको करने से पहले वर्ब बेसिक जो है पहले कवर अप करके आना, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑलरेडी करा दी हुई हैं. तो पहले वो करके आना है, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेंस पढ़ने के लिए. तो टेंस कवर अप करने से पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो करना ज़रूरी है. तो कोई भी वीडियो स्किप मत करना उसकी. अगर आप जो है वर्ब बेसिक की वीडियो देखते हो तो कोई भी वीडियो स्किप मत करना, अच्छे से देखना. एंड अगर कोई डाउट होगा उसके रिलेटेड तो पूछ सकते हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है टेंस. ठीक है, टेंस स्टार्ट करेंगे. अब टेंस होता क्या है, टेंस किसको बोलते हैं, पहले वो पढ़ेंगे. टेंस जो है, टेंस मतलब टाइम. ओके, सिंपली अगर हम ऐसे बोले टेंस क्या है तो टेंस है टाइम, ऐसे मान के चलिए. टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल. हिंदी में टेंस को बोलते हैं काल. काल का मतलब होता है समय. समय मतलब टाइम. तो टेंस का मतलब है टाइम, मतलब समय. ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ. टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब टाइम. अब टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं आपको एक ट्रिक दूँ जिससे आप याद रखो, ट्रिक भी नहीं, ऐसे मतलब ऐसे सिंपली इसको इजी लर्न करने के लिए बोल सकते हैं कि मैं आपको बताने वाली हूँ. इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है करने के लिए, इजी है, बस आप अच्छे से समझना. एंड जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको एक बार पॉज करके बैक करिए एंड वापस से उसको सुनिए. फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना. सो टेंस वर्ड जो है वो मैंने आपको बता दिया, मतलब मान के चलिए टाइम की बात कर रहे हैं आगे. अब इस टेबल को समझने के लिए, ये जो टेबल यहाँ पे बना हुआ है इसको समझने के लिए आपको कुछ बताती हूँ. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है, ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स, है ना. फिर उनके बाद आपके पेरेंट्स, और उनके बाद आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर. ठीक है, बस आपको टेंस को एक फैमिली की तरह समझना है. टेंस जो है मान लीजिए ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं. ओके, टेंस आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं. मान लीजिए ये आपके ग्रैंडफादर हैं टेंस, एंड इनके 3 बेटे हैं. ओके, एक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट, तीसरे का नाम है फ्यूचर. टेंस जो है ये आपके ग्रैंडफादर हैं, इनके 3 बेटे हैं, एक का नाम प्रेजेंट, एक का नाम पास्ट, एक का नाम फ्यूचर. समझ में आ गया. अब जो प्रेजेंट है इसके 4 बच्चे हैं. प्रेजेंट के भी 4 बच्चे हैं, पास्ट के भी 4 बच्चे हैं, और फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं. तो टोटल कितने हो गए, 12 जो हैं चिल्ड्रन हैं इनके टोटल मिला करके. तो ये देख लीजिए आप 12 हैं, तो 12 के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं सबके नाम पता होते हैं, है ना. 12 के नाम जो है मिलते जुलते हैं, 12 के नाम आपको याद होने चाहिए और उनकी क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो वही उसी को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आता है प्रेजेंट. अगर हम सबसे पहले बेटे की बात करते हैं टेंस के, मतलब ग्रैंडफादर के सबसे पहले बेटे की बात करते हैं, तो वो है प्रेजेंट. उसका नाम है प्रेजेंट. प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब जो पास्ट है इनके बच्चों का नाम भी सेम है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और फ्यूचर है, इसके बच्चों का नाम भी सेम है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या आएगा, कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट के बच्चे हैं, ये पास्ट के बच्चे हैं, ये फ्यूचर के बच्चे हैं, है ना. नहीं पता चल सकता है. तो क्या होता है, जैसे हम लोगों के नाम के साथ क्या लगा होता है, सरनेम लगा होता है हमारा, है ना. वैसे ही क्या होगा, इनके साथ भी इन्होंने क्या करा, अपने
पेरेंट्स का नाम लगाकर अपना सरनेम जो है बनाया है। जैसे प्रेजेंट के बच्चे का नाम आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो प्रेजेंट है इसके बच्चे का नाम आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अपने फादर का नाम पहले और अपने ग्रैंडफादर का नाम अपने नाम के बाद में जुड़ा हुआ है इन लोगों ने। तो इस पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वाले का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम है पास्ट के साथ में। पास्ट के बच्चों ने क्या किया, अपने पहले जो है अपने नाम के पहले अपने फादर का नाम और अपने नाम के बाद में अपने ग्रैंडफादर का नाम लगाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद में फ्यूचर आता है, फ्यूचर के बच्चों ने भी सेम किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेबल समझ में आ गया। टेंस ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के 3 बेटे हैं, एक का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट, तीसरे का नाम फ्यूचर, आगे उनके 4 बच्चे हैं, नाम उनके सेम है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस डिफरेंशिएट कहाँ पे होता है कि बच्चों के नाम के आगे फादर का नाम और पीछे ग्रैंडफादर का नाम है, तो वो उन्होंने अपना सरनेम बना दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे है वैसे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा मैं आपको यहां से पढ़ा देती हूँ। जैसे ये टेबल तो आपको मैंने लर्न करा दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है आपका सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब ये क्यों पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट बेटा है टेंस का प्रेजेंट, उसका ये आगे फर्स्ट बच्चा है, तो सबसे पहले वही आया था, तो सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मैंने इंडेफिनिट सिंपल क्यों लिखा है, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। अब ये कौन से टेंस होते हैं, वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ ये लगा होता है, वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ, ती हूँ है ना लास्ट में। मैं खाना खाता हूँ, वह गाता है, ये सारे जिनके लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ लगता है, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इनका जो फॉर्मूला है, प्रेजेंट टेंस को लिखने का फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया था सब्जेक्ट क्या होता है फर्स्ट पर्सन है ना, वर्ब की फॉर्म्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वो लर्न कर लेना। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब सेकेंड, V3 मतलब थर्ड, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन बोल सकते हैं यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो। ठीक है, और बाद में रिमेनिंग पार्ट तो बीच में आता रहता है। सो सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है, ये किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखने का। जैसे आ जाता है यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, मैं स्कूल जाती हूँ, इसके लास्ट में क्या है, जाती हूँ। जाती हूँ था ना, जाती हूँ, ती हूँ है ना, तो इसका आएगा आई गो टू स्कूल। मैं फर्स्ट पर्सन क्या था इसमें, मैं, तो आई आ गया, ये था इसका सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती, जाती का इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो मतलब गो की ही फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आएगा गो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, स्कूल की बात हो रही थी, या ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद देखिए, मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं
फर्स्ट पर्सन है इसमें, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो लिखेंगे आई। खाना, खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट। फर्स्ट फॉर्म है ईट की, ईट, आई ईट फूड। समझ आ रहा है, आई ईट फूड। ये है इसमें सब्जेक्ट, ये है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है इसमें ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो ये बन रही है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब एक चीज़ और समझानी है मुझे इसमें, वो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो आपकी जो वर्ब होगी ना उसके साथ में एस या फिर ई एस लगता है। वो डिपेंड करता है कि एस किसके साथ में लगता है या ई एस किसके साथ में लगता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ब। ठीक है, और अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो सिर्फ V1 लगता है, एस ई एस नहीं लगता। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए देखिए इसमें मैंने फॉर्मूला जो लिखा था इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके नीचे जस्ट बिलो मैंने ये लिखा हुआ है फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज क्यों किया, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब सब्जेक्ट में किसी एक बंदे की बात हो रही है, सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पर्सन है वो अकेला है, ज़्यादा की बात नहीं हो रही, अकेले की बात हो रही है, तो आपकी जो वर्ब की फॉर्म आप उसमें यूज़ करोगे, फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। तो उसके साथ में एस ई एस लगता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब की, उसके साथ में एस सही बैठते हैं या ई एस सही बैठते हैं, क्या लगता है वो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब सब्जेक्ट जो है एक दो लोगों की बात हो रही है, एक दो चीज़ों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे आपकी वर्ब की फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस ई एस नहीं लगता। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट आ जाता है, जिनमें नॉट आ जाता है वो सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, मतलब कोई नहीं वाला सेंटेंस लिखना है जिसमें नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, तो उसको कैसे लिखेंगे। उसमें बस थोड़ा सा चेंज होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला जैसे होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। इसमें क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट आपको लिखना होता है पहले, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैंने आपको पहले वर्ब वाले चैप्टर में जो इसको अच्छे से क्लियर कर दिया था, तो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। पर इसमें कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो भी बताया है इसमें, डू या फिर डज, डू या डज। अब डू जो है वो प्लूरल फॉर्म्स के साथ यूज़ होता है और डज सिंगुलर के फॉर्म्स के साथ यूज़ होता है, ये याद रखना है आपको। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपका डज लगेगा, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। ठीक है, उसके बाद में अभी नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा नॉट, और उसके बाद बिल्कुल सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना सा चेंज है इसमें। ये जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, ये आपको ध्यान से देख लेना है और इसको नोट डाउन कर लेना है और इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेना है फॉर्मूलाज़ को, ताकि आपको माइंड में रहे जब भी आप कभी नोटबुक खोलो ये जिस पे आपने नोट डाउन किया है, तो ये इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस हो। जब आपको फार्मूलाज आ जाते हैं, एक जब आपको ये फार्मूलाज लर्न हो जाते हैं, दूसरा आपको वर्ब्स की वर्ब फॉर्म जो हैं जो मैंने कराई हुई है वर्ब की फॉर्म्स इससे पहले वाले वीडियो में, वर्ब को अच्छे से लर्न हो जाएंगी, तो आपके लिए ये टेंस बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें बहुत रिक्वायर हैं, एक आपको फार्मूला पता होनी चाहिए, दूसरे आपको वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए, बाकी आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको देखो समझो, आपकी ये चीज़ें ऐसा ऐसा करके आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसा भी नहीं करना है कि एक दिन पढ़ लिया फिर आप उसको छोड़ दिया उसको, तो वो ऑब्वियसली भूल जाता है, आपको उसको रिवाइज़ करते रहना है थोड़े थोड़े टाइम के बाद में, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए जी, नेक्स्ट है, अभी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, है ना। नेगेटिव सेंटेंस मैंने को बता दिया क्या होता है। अब आता है इंटेरोगेटिव। अब हम कोई भी सेंटेंस करते हैं तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल तो नहीं होता है, मैंने खाना खा मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, बिल्कुल सिंपल नहीं होते। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। मैं खाना नहीं खाती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं खाना नहीं खाती हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है ना, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए चलिए इसको करते हैं एक ट्राई। मैं खाना खाती हूँ, इसका हमने इंग्लिश में लिखना था, ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो इसका हम लिखेंगे आई डू। आई के साथ में डू लगता है, डू उसके बाद नहीं, नॉट, है ना, क्योंकि हमें क्या लगाना है, नॉट, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, ये कौन सा आ गया हमारे पास, नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस आ गया ये। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब डू, ये आपके पास आ गया नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आता है आपके पास ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करना था हमें इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव करना है, तो इंटेरोगेटिव में आपको कोई चेंज नहीं करना। आपको जो हेल्पिंग वर्ब आप इसमें यूज़ कर रहे हो ना, डू डज, डू और डज, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो, बस उसको पहले लिख लेना है। आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले होनी चाहिए, उसके बाद में आपका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी होगी वर्ब, और उसके बाद में होगा ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा डू यू, अब ये डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया ईट, डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड। समझ में आ गया। डू क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है इसमें, सब्जेक्ट, ईट क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। हो गया सिंपल। ठीक है, अब देखिए, अब हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा टेंस के फर्स्ट जो बेटा था प्रेजेंट, उसके पहले बच्चे के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, पहले वो आया था तो उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन सारे ही पढ़ने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट से शिफ्ट करेंगे किस पे, पास्ट पे। पास्ट का भी हम क्या करेंगे, सबके बच्चे के पहले एक एक के बच्चे के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड जो है पास्ट, उसका जो फर्स्ट बच्चा है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यही है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कैसे पता चलता है हमें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे ये आया लगा हो, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसमें जैसे ये आ, ई, ए वाली साउंड जिनके लास्ट में होती हैं, वो भी क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक, खाया, आ, ता, था नहीं है, ती, थी नहीं है, ते, थे नहीं है, आ आया है, पर ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि जिनके लास्ट में आ, ई, ए की साउंड आती है वो भी क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं लानी है, बिल्कुल सेम है प्रेजेंट की तरह। पर मैंने आपको पहले वर्ब के टाइम भी समझाया था कि जब हम पास्ट की बात करते हैं वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। बस सिंपल है, फॉर्मूला वही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, V2 यूज़ होगी। मतलब अगर गो है तो गो का क्या यूज़ होगा, वेंट। ठीक है, अगर गो है तो गो का क्या यूज़ होगा, वेंट यूज़ होगा। समझ में आ गया। चलिए, अब ये इसका फॉर्मूला आ गया। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी बिल्कुल सेम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और यहाँ पे जब हम, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे प्रेजेंट में डू डज यूज़ होती थी, इधर होगी डिड, इधर क्या यूज़ होगा, डिड। डिड जो है वो क्या है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, डू की पास्ट फॉर्म क्या है, डिड है। जब हम पास्ट फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। बाद में जब हम वर्ब यूज़ करेंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, क्योंकि डिड हम ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में ही यूज़ कर रहे हैं। डू की पास्ट फॉर्म डिड है। जब हम डिड ऑलरेडी एक बार हेल्पिंग वर्ब में यूज़ कर रहे हैं तो जो वर्ब उसमें आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सब्जेक्ट आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, यही आएगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे जब, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये आई थिंक आपको समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिनके लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे लगा होता है, ये वाले। ठीक है, और जिन सेंटेंसेस के एंड की साउंड आ, ई, ए वाली होती है वो भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं। और उनके करने के फॉर्मूलाज जो हैं वो ये हैं। पहले तो कुछ नहीं करना, सिंपल एज इट इज़ है प्रेजेंट की तरह, बस इसमें V2 लग जाना है। फिर नेगेटिव के लिए इसमें डू डज की जगह पे डिड लग जाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि डू जो है, डिड जो है वो डू की
पास्ट फॉर्म है, तो जब पास्ट फॉर्म एक बार यूज़ हो रही है तो हम बार बार नहीं यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, आप वैसे एग्जांपल्स खुद क्रिएट कर सकते हो, बस आपको याद रखना है सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, डिड कहाँ यूज़ होगा, फॉर्मूला उसको माइंड में रखना है। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेना है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास। अब हमने दो बच्चों के, एक एक बच्चे के बारे में बात कर लिया, अब तीसरे बेटे के फर्स्ट बच्चे की बात करेंगे। तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर और उसके पहले बच्चे का नाम था फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल। सिंपल भी बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। ठीक है, अब ये पास्ट और प्रेजेंट से अलग है, सेम नहीं बोल सकते। ठीक है, इसमें चेंजेस होती हैं कुछ। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में गा, गी, गे लगा होता है। मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, मैं खाना खाऊँगा, मैं डांस करूँगा, ये सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर वाले, क्योंकि ये हमने करना है। अब एक चीज़, अच्छा ये बाद में बताती हूँ, पहले ये वाला कवरअप कर लेते हैं। अब इसको करने का तरीका, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल और शेल जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगता है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है या फिर आई वी के साथ में शेल लगता है, और बाकी दे और नेम किसी के नेम है तो विल लगेगा। पर आजकल वैसा नहीं होता, जैसे मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ में भी विल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली हुई है, आई विल टीच इंग्लिश। ठीक है जी, इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना सा आपको याद रखना है। और आपको बताना क्या था, चलिए बैक चलते हैं पहले टेंस पर। बस ये बताना था कि ये जो टेंस है, मतलब ग्रैंडफादर के ये जो तीन बेटे हैं, ये शो करते हैं टाइम। प्रेजेंट शो करता है जो चल रहा होता है, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं, अभी का समय जो है वो प्रेजेंट शो करता है, वर्तमान जिसको बोलते हैं। पास्ट जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में भूतकाल, मतलब जो हो गया, जो हमने येस्टरडे किया, जो पीछे हो गया है, जो टाइम निकल चुका है, वो होता है भूतकाल, मतलब पास्ट। एंड फ्यूचर का मतलब, जैसे हर एक के नाम का कोई मतलब होता है ना, वैसे इनके नाम के भी मतलब है। फ्यूचर का मतलब होता है जो आएगा। ठीक है, फ्यूचर का मतलब होता है जो आएगा, कल वाला समय, ये हमारे आगे का टाइम, आज अभी का टाइम छोड़ के जो आगे टाइम आएगा वो फ्यूचर, भविष्य। तो ये हो गया आपका टेंस। ये मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ये टेबल आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, आई थिंक सो, सबको समझ में आ गया होगा। आपको ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार बुक से भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अपने से जो लिखे थे वो आपको पढ़ा दिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो लिखा हुआ है वो ये है, इसमें लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है रूटीन एक्शंस को शो करता है, चाहे वो रेगुलर एक्शंस हैं, जैसे आई कम हियर डेली, ये रेगुलर डेली की बात हो रही है, मतलब जो चीज़ें रोज़ होती हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो रेगुलर एक्शंस को शो करता है। इरेगुलर एक्शंस को भी शो करता है। अर्थक्वेक कम एंड जापान में आया था तो इरेगुलर है, रोज़ थोड़ी आता है। हैबिट को भी शो करता है। ठीक है, जैसे ही स्मोक्स, तो वो डेली है, उसकी हैबिट बन चुकी है वो। ठीक है, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है। तो ये कौन शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक नोट है इसमें दिया हुआ, वो ये है कि जितने भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स मतलब मैच वगैरह चल रहा है, जो कमेंट्री कर रहे हैं, कोई भी गेम चल रही है उसकी कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो किस फॉर्म में की जाती है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। उसमें कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जितनी भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, कमेंट्री होती है स्पोर्ट्स की, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जाम्पल है PM साइंस डील। ठीक है, Sachin strikes the ball and off it goes across the boundary lines. Simple present tense is used to express planned action of near future. हमारे फ्यूचर के लिए जो एक्शंस प्लान हो गए होते हैं, मतलब जो कर रहे होते हैं, उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। अब इनके फॉर्मूलाज यहाँ पे बताई गई हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या, कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी या दे यू है या प्लूरल है, तब हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेगेटिव के लिए और सिंगुलर है तो ES या S लगता है वर्ब के साथ में, और प्लूरल के लिए ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद में
उसके बाद में आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें क्या करना है, डू या डज लगा देना है, या डोंट भी लगा सकते हैं, डू नॉट, डज नॉट, डजंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डू, डज और नॉट लगा देना है, बाकी सेम रहेगा। जैसे क्वेश्चंस वाले हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, डू या डज जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कि सिंगुलर है या प्लूरल है, बस उसको पहले ले आके सब्जेक्ट को बाद में, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंसेस इसमें यही वाला बताया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, मतलब ही, शी, इट या किसी का नाम होता है, या कोई सिंगल बंदे के बारे में, सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो एस लगता है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। फॉर्मूलाज को खुद भी रीड करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में देखिए नेगेटिव जो है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डू डज लगता है और क्या लगता है साथ में, नॉट लगता है, ये करा चुकी हूँ। अब डज, ये नेगेटिव पहले डू वाले बताए थे, इसमें अलग अलग बताया, पहले डू वाले बताए थे, अब डज वाले बता रहे हैं। तो डज वाले इंटेरोगेशन में डज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज पहले आएगी, बाद में सब्जेक्ट, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है व्हाट ही नोज अबाउट यू। व्हाट ही नोज, ये कौन सा इंटेरोगेशन आ रहा है, इंटेरोगेशन आ रहा है, तो इंटेरोगेशन में डू डज भी आता है, तो ये सही कैसे होगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही आता है सिंपल पास्ट, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने में कुछ भी बुरा नहीं है, रिवाइज करेंगे तो हमें दो बार अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट उन एक्शंस की बात करता है जो होगी होते हैं, जो ख़त्म हो गया करके, ठीक है, जो हमने कर लिया, जो हमने काम कर लिया वो सिंपल पास्ट, वो पास्ट में चला गया है। तो उसकी फॉर्मूलाज बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा सकते हो आप, क्या करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए उसको, डिड पहले लगा करके आप उसको इंटेरोगेटिव बना सकते हो। और फिर डिड कहाँ यूज़ होगा, और अगर डिड यूज़ हो रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ये आपको पढ़ना है। तो ये मैं फॉर्मूलाज करा चुकी हूँ, उसको ही आप राइट डाउन करके उसको एक दो बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, यू डू कम हेयर येस्टरडे, यू डू कम हेयर येस्टरडे। तो इसमें देखो यू के बाद में डू लगा और डू के बाद में कम जो है वो किस में आया, किस फॉर्म में आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये बिल्कुल सही है। ही डिड मेक अ मिस्टेक, तो मेक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि डिड लगा है ना, तो डिड के बाद कौन सी मिस्टेक आएगी, सॉरी कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है, मेक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलिए सिंपल फ्यूचर, एक एरर वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एरर वाला एग्जाम्पल है आई हैव कम येस्टरडे, आई हैव कम येस्टरडे, पास्ट की बात हो रही थी तो कम कैसे आना था, यहाँ तो डिड लग जाता, या कोई पास्ट का पहले वर्ड लग जाता तब ठीक था, है ना। अब यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, आई केम येस्टरडे, आई सब्जेक्ट, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, येस्टरडे ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद में आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर वो एक्शंस की बात करता है जो फ्यूचर में होने हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलाज ये हैं, इसको एक बार रीड आउट कर लो, पढ़ा चुकी हूँ, देख लेना। और यूज़ जो मैंने आपको, विल कहाँ यूज़ होता है, शेल कहाँ यूज़ होता है, ये मैंने आपको कहाँ कराया था, वर्ब की फॉर्म्स जब कराई थी, जब मैंने वर्ब बेसिक पढ़ाया था उसमें मॉडल्स कराए थे, मॉडल्स में अच्छे से बताया कहाँ विल यूज़ होता है, कहाँ शेल यूज़ होता है। चलिए अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये कौन सा और किसका बेटा है, ये है प्रेजेंट का बेटा, और प्रेजेंट का दूसरा बच्चा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जो चल रहा है ना, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो भी चल रहा है, जो मैं कर रही हूँ अभी, ठीक है, वो है कॉन्टिन्यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जो मैं अभी, प्रेजेंट का मतलब अभी वाला टाइम है ना, अभी जो कॉन्टिन्यू कर रही हूँ जिसको, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, उन एक्शंस को शो करता है जो उस टाइम पे चल रहे होते हैं, ठीक है, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो मैं अभी की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, जो मैं अभी कर रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसकी एग्जांपल है, इसमें देखिए, इसमें फॉर्मूलाज जो हैं आपको करा देती हूँ पहले, फॉर्मूलाज फिर एग्जांपल करेंगे। इसमें क्या होता है,
फॉर्मूला, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। पहले प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब मेन इसका जो सिंपल फॉर्मूला ये है। फिर अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल एस लगता है, इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग डेड या जो भी आपका डज डू जो लगता है, एंड नेगेटिव के लिए नॉट लगता है, वो अलग है, पर मेन इसका फॉर्मूला यही है ना। अब इसमें क्या चेंज आएगा दूसरे बेटे में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेकंड है ना, सेकंड चाइल्ड, तो इसमें क्या फ़र्क आएगा, कुछ तो फ़र्क होगा थोड़ा बहुत, है ना। सेम बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो तो नहीं होता कोई भी, थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में कौन से वर्ब लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब में लगते हैं इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक यूज़ होता है। इज़ लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ। जहाँ पे आई सब्जेक्ट हुआ वहाँ पे एम लगेगा, यू और प्लूरल जितने भी वर्ड्स सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ आर लगेगा, और सिंगुलर के साथ इज लगेगा। याद रखना हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ब्स यूज होंगी, इज, एम, आर। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर मतलब कोई एक सब्जेक्ट से, आई की बात कर रहे हैं, किसी एक बुक की बात कर रहे हैं, किसी भी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, एक पर्सन है, एक चीज़ है, कुछ भी है, एक है, सिंगुलर है, उसके साथ में इज लगता है। एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है, जहाँ पे सब्जेक्ट आई हुआ वहीं पे लगेगा एम। आर जो है वो यू के साथ लगता है, दे और मतलब प्लूरल के साथ, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, वहाँ पे आर लग जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बता रही थी मैं आपको। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बता दिया मैंने, इज, एम, आर यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगा दी, लेकिन जो कॉन्टिन्यू जो चल रहा होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। आईएनजी जैसे वॉक तो वॉकिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे वॉकिंग, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी एग्जाम्पल है आई एम स्टडिंग। आई क्या है, सब्जेक्ट। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एम, जो मैंने अभी कराया आपको, एम यूज हो रहा है। स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में क्या लगता है, आईएनजी, स्टडिंग, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इंग्लिश नाउ। ठीक है, अभी चल रहा है ना इंग्लिश नाउ, तो ये आ गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, जिस कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, कोस्टल सब्जेक्ट है, कोस्टल एरिया सब्जेक्ट आ गया, एरियाज है ना, एक से ज़्यादा एरिया की बात हो रही है तो आर आएगा, गेट फर्स्ट फॉर्म है तो गेटिंग आएगा आईएनजी लगा करके, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन एक वर्ड का नाम है, जबकि इसमें बड़े सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन बड़े सारे लोगों का जब बनता है तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स बोल सकते हैं हम, जब जुड़ते हैं तो पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन एक है, नाउन है क्योंकि ये, तो इसके साथ में इज लगेगा। इंक्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी लगा करके इंक्रीजिंग बन जाएगा, डे बाय डे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आ गया। उसके बाद में अब देखिए, अब फॉर्मूला इसका ये मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी वो वाला है। फिर नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, पता है ना आपको, हमने पहले भी करा है, बस नॉट लगा देंगे। अगर इज है तो इज नॉट लगाएंगे, आर है तो आर नॉट लगाएंगे, एम है तो एम नॉट लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर आपकी इज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो इज को पहले लिखेंगे, बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आर यूज हो रही है तो आर को पहले लिखेंगे और वो सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। अगर एम यूज हो रहा है तो एम को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, तो क्या इसका हमें पहले नेगेटिव बना के देखते हैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश नाउ। ये हमारा आ गया इंटेरोगेटिव, और इसी का हमने बनाना है क्या, ये था नेगेटिव सेंटेंस, इसका हमने बनाना है इंटेरोगेटिव। तो हम क्या करेंगे, एम को पहले लिख लेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एम आई स्टडिंग नाउ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। क्या मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में यूज ऑफ इज, एम, आर कहाँ पे यूज होता है बता चुकी हूँ। सिंगुलर के साथ में इज यूज होता है, आई के साथ में एम यूज होता है, और प्लूरल के साथ में आर यूज होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी सेम ही है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जो, अगर मान लीजिए हम पास्ट की बात कर रहे हैं, अपने भूतकाल की बात कर रहे हैं, जो हमने कल किया था वो बात कर रहे हैं, और मैं वैसे बात कर रही हूँ कि मैं उस समय वो काम कर रही थी, तो उस मतलब पास्ट का वो मेरा कॉन्टिन्यूस एक्शन था, वो मैं काम कर रही थी। वो पास्ट बेशक है, पिछले कल की बात बेशक है, लेकिन उसमें मेरा एक्शन जो था उस टाइम पे वो काम मैं कर रही थी वैसा कुछ, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब पिछले टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो काम मेरा चल रहा था, तो वो कंटिन्यू था उस टाइम पे, तो जो कंटिन्यू है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। इसका फॉर्मूला जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर यूज होता है, सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर यूज होता है। याद रखना है आपको, सिंगुलर के साथ में वॉज लगता है, प्लूरल के साथ में वर लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेगेटिव के लिए आपको वाज वर के बाद में नॉट लगाना है, बाकी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन मार्क के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल मान लीजिए, इसकी एग्जांपल कोई भी ले लीजिए आप, मान लीजिए सब्जेक्ट में आप ले लीजिए शी। अब शी सिंगुलर है तो वॉज आएगा, शी वॉज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो स्टडी, शी वॉज स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो हो सकता है वैसे कि जब मैं उसके घर गई तो वो क्या कर रही थी, इंग्लिश पढ़ रही थी ना उस टाइम पे। चलिए जी नेक्स्ट देखो। अब यूज और वर कहाँ, वॉज और वर कहाँ यूज होता है बता चुकी हूँ ना मैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार यहाँ पे रीड कर लेना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। वॉज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। बस ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको रीड आउट कर लेना। उसके बाद में चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब जो आने वाले समय में होगा और उस टाइम में कंटिन्यू कर रही होंगी उस काम को, उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी अगर जब तुम मेरे घर आओगे तो क्या पता मैं वो काम कर रही होंगी, है ना, ऐसा सेंटेंस। मतलब अभी वो उसका पता नहीं है करूँगी नहीं करूँगी, बस ऐसे है, गेस है कि मैं वो करूँगी, जब तुम आओगे तो शायद मैं वो कर रही होंगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल शैल लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस बी लगाना है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसको हम एक बनाते हैं इसकी एग्जांपल, जैसे रुक जाइए, इसकी एग्जांपल बनाते हैं। सब्जेक्ट मान लो हमने ले लिया शी विल, क्योंकि शेल विल में विल लगता है ना शी के साथ में, शी विल बी वेट, VAIT वेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा साथ में, शी विल बी वेटिंग, ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने, शी विल बी वेटिंग। इतना भी सेंटेंस ठीक है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना है, शी विल बी वेटिंग टुमारो, ठीक है, शी विल बी वेटिंग टुमारो। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। इसको नेगेटिव बनाने के लिए शी विल नॉट बी, तो ये हम क्या करेंगे, विल के बाद में नॉट अगर एडजस्ट करते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर इसी सेंटेंस को, मान लीजिए ये सेंटेंस हमने जो लिखा था, शी विल वेटिंग टुमारो, तो इसका हम विल पहले लिखेंगे, विल शी वेटिंग टुमारो, तो ये इंटरोगेटिव भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इसकी कुछ ये एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे है नहीं है, नोट दिया है एक कि कुछ वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, तो उनके साथ वो कॉन्टिन्यूस टेंस, जिन वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होते हैं। कुछ वर्ब्स हैं वैसी, जैसे सी के साथ हम टेस्टिंग नहीं लगाते, स्मेलिंग नहीं लगाते, हियरिंग लगाते हैं, प्रेफरिंग नहीं लगाते वैसे कुछ। ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होता है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, एंड वर्ब शोइंग पोसेशन और हैव, बिलोंग, कंप्राइज, ये आपको रीड कर लेना है एक बार। तो ये वो कुछ वर्ब्स हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, देखिए, ही इज़ ऑइंग अ कार, ठीक है, तो ये गलत है, ही ऑन्स अ कार लिखते हैं, इसके लिए ऑइंग आईएनजी नहीं लगता है। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, तो ये गलत है, बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंग्स होता है,
ठीक है। तो कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगा होता। वो कौन से वर्ड्स होते हैं, इसके पहले जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया उसमें अच्छे से वर्ड्स को जो है रीड आउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ नहीं लगता आईएनजी। तो उसको किस तरीके से लिखते हैं वो यहाँ पे बताया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अच्छे से रीड कर लेना। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आप रीड आउट कर लेना एक बार, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनमें कैसे उसको लिखते हैं। अगर आपको ये कोई भी डाउट होगा इसके रिलेटेड आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड आपको अगर कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल मैं उस वे से पढ़ा रही हूँ जो मेरे को ठीक लग रहा है। आप मेरे को अपना वे बता सकते हो जिसमें आपको अच्छे समझ आ जाए, आप मेरे को बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वैसे ही समझा सकूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।